चीन का आक्रमण और उसके बाद तो फिर अगर जैसे ही रूस और यूक्रेन के आगे कोई भी और इन्वॉल्व हुआ तो इस समय के हालात को देखकर तो सीधे समझ में आता है कि फिर वही तो विश्व युद्ध होता है। श्वेता, जहां तक मेरे को लगता है, पहली बात, चाइना फिलहाल ताइवान में इंटरजेक्ट नहीं करना चाहेगा। इसके कारण है, अभी वो इस वॉर को, यूक्रेन रशिया वॉर को स्टडी कर रहा है, उसके सारे फॉलोआउट्स देख रहा है, इकोनॉमिक फॉलोआउट्स कि जो प्रेसिडेंट पुतिन पे या रूस पे सारा सैंक्शंस लगाए गए हैं, इस पे क्या इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली रूस के प्रेसिडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें वो एनालाइज करेगा। और अलायंसेस जो बनेंगे, खासकर जैसे नाटो है और इधर जो क्वाड अभी एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन भविष्य में क्या क्वाड भी एक मिलिट्री अलायंस बन सकता है, ये सारी चीजें वो देखेगा। क्योंकि रिसेंटली चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि क्वाड भी फ्यूचर का नाटो है, तो ये सारी चीजें वो देखेगा। तो अभी वो कोई ताइवान में घुसना नहीं चाहेगा, उसके ये बेसिक कारण ये हैं। और क्योंकि आज की तारीख में विश्व में चीन एक ऐसा देश है जिसका व्यापार सब देशों से बहुत ज्यादा है, उसने लैटिन अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके, और ये जो उसकी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसको ये अभी उसको हानि नहीं पहुंचाना चाहेगा, क्योंकि जहां इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे इस पे फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए ये रूस यूक्रेन का जो वॉर का फॉलआउट है, उससे चाइना की फ्यूचर स्ट्रेटेजी डिक्टेट होगी। लेकिन यहां पर ताइवान में प्रेशर टैक्टिक्स का चलेगा, दोनों तरफ से, यूनाइटेड स्टेट से भी और साथ ही चाइना से, और यही चीजें हैं जो मन में सवालों को उठाती हैं कि आज अगर हम रूस और यूक्रेन के बीच की ये स्थिति देख रहे हैं, 50 दिन को पार कर चुका है ये युद्ध। भले ही हम यूक्रेन के पलटवार की बात करते हैं, लेकिन देखिए ना, जिन जिन शहरों से रूस निकल कर जाता है वो तो तबाह है। तो कौन सा पलटवार? आपकी पूरी पूर्वी मोर्चे पर वो लड़ाई आकर सीमित हो गई है। अब रूस वहां से अपना चीजों को, और वो धीरे धीरे अपना जितना उसको हिस्सा चाहिए था वो उसे मिला चुका है। लेकिन 50 दिन के बाद ये युद्ध कहां खड़ा है? देखिए, दो चीजें इसमें बहुत साफ हैं। जहां तक यूक्रेन का सवाल है और जेलेंस्की की लीडरशिप का सवाल है, उन्होंने अपने देश को तैयार किया कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैं उसके फॉलोआउट्स की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मोरल का सवाल है, और यह माना जाता है कि मेंटेनेंस ऑफ मोरल वॉर में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। आप तब तक नहीं हारेंगे जब तक आप खुद हार नहीं मान लेंगे। तो शायद यहां पर पुतिन की जो सोच थी, जो उनकी समझ थी कि जेलेंस्की सरेंडर कर देंगे या यूक्रेन सरेंडर कर देगा, उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए। तो यहां पर ये दूसरी चीज, रिट्रीट करके अगर आप सामरिक दृष्टिकोण से देखिए, ये जरूर है कि पुतिन की, अब लगता है जो हम एनालाइज करते हैं, कि वेस्ट में वो सदर्न वेस्ट पार्ट से उनका मतलब नहीं है। वो सदर्न को अजोव सी से और ब्लैक सी से इसको लैंडलॉक कर देना चाहते हैं, यूक्रेन को जो बचा खुचा है, और ईस्टर्न पार्ट में डॉनबास रीजन जो है उसमें वो जाके डिगन करना चाहते हैं। अभी ऐसा लगता है डिगन कर लेंगे, एक बार डिगन कर लेंगे तो उनको उखाड़ना मुश्किल होगा। और वहां पर रशियन जो मेजॉरिटी है, जो एथनिक ग्रुप है वहां पर, वो उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ये उनकी मंशा लगती है। उसमें दो चीजें हैं, 20% पार्ट जो यूक्रेन का है, वहां 80% ऑयल गैस डिपॉजिट्स हैं, गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, मिनरल डिपॉजिट्स हैं। मतलब वहां की इकोनॉमी का 80% पार्ट उस 20% में है। सो नेचुरली आजकल की जो वॉर होती है वो लैंड कैप्चरिंग के लिए आपने कहीं नहीं हुआ। हर लोग, चाहे यूएस है, कोई भी, वहां से निकल जाते हैं। ये इकोनॉमिक वॉर होती है, हम कैसे वहां की इकोनॉमी को अपने कब्जे में कर लें। उस हिसाब से आप पुतिन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये लगता है कि उन्होंने यहां उनको उलझाया शहरों में, बिकॉज नहीं तो सेना एक ही तरफ आती। अब वो सेना बट गई और जाके वो ईस्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा यूक्रेन इतनी बड़ी टक्कर देगा। और आज जो चीज हुई है, जो आज खबर आई है कि उनका मॉस्को जो वॉरशिप है, फ्लैग वॉरशिप, उसको उन्होंने अपनी मिसाइल से डुबो दिया। अपनी मिसाइल से आखिरकार रूस ने ये स्वीकार किया कि सिंक कर गई, वो सिंक कर गई। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि हमने अपनी मिसाइल से गिरा। ये बहुत बड़ी बात है श्वेता, ये इतनी बड़ी बात है क्योंकि ये मिसाइल नेपट्यून जो है वो उनकी अपने R&D से बनी हुई है। लूच डिजाइन ब्यूरो ने बनाई है, उनके अपने कारखानों में बनी है।